हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम। तो हम डिस्कस कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट में पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी किसी भी टीचिंग एग्जाम की सीडीपी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और ये हमारे प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट 21 है। अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रायड एवं पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। सेकेंड ऑप्शन है कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। थर्ड ऑप्शन है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया है, जो सिगमंड फ्राइड और अन्य जीन पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने व्यक्तित्व विकास की जो अवस्थाएं दी हैं, तो पियाजे के क्या ओपिनियन थे इस अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि विकास की विभिन्न की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, जबकि पियाजे ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सिगमंड फ्रायड ने दी थी, तो ये पियाजे के अकॉर्डिंग गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक बदलाव के जो 4 पार्ट 4 अवस्थाएं दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही बैठता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। फर्स्ट ऑप्शन है बुद्धि, सेकंड ऑप्शन है सृजनात्मकता, और थर्ड ऑप्शन है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन किसके बारे में दिया। तो अभिसारी चिंतन जो होता है वो मोस्टली सृजनात्मकता के बारे में होता है, और गिलफोर्ड ने इसी के बारे में बात कही थी। और अपसारी चिंतन जो होता है वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है, और अभिसारी चिंतन सृजनात्मक जो क्रिएटिव चाइल्ड रहते हैं उनके लिए होता है। तो अभिसारी से मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, और अपसारी से मतलब होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसका जो ऑप्शन है राइट है वो है सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। और थर्ड ऑप्शन है रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। और फोर्थ ऑप्शन है रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण की प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है रुचि के बारे में, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, तो ये सही ऑप्शन है, क्योंकि जो भी रुचियाँ होती है वो जन्मजात ही होती है और अर्जित भी होती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल जैसे मैच्योरेशन होती जाती है वैसे इंटरेस्ट बदलते जाते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, हाँ तो ये भी सही है। नेक्स्ट है रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, जबकि रुचियाँ अभिक्षमताओं और योग्यताओं से संबंधित नहीं होती है, सही है ये भी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया सत्य नहीं है, तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ वाला ये सही ही बैठता है, क्योंकि रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का कारण होती हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिबिंब नहीं है, तो यहाँ ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होता है, क्योंकि रुचि के अकॉर्डिंग ही किस आकर्षण और विकर्षण होता है, तो ये ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति एवं बुद्धि की वंशानुक्रम, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की फर्स्ट ऑप्शन है नाममात्र की भूमिका है, सेकंड ऑप्शन है महत्वपूर्ण भूमिका है, थर्ड ऑप्शन है अपूर्वानुमेय भूमिका है, और फोर्थ ऑप्शन है आकर्षक भूमिका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, जो कि व्यवहार का ज़्यादा, वातावरण का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो जो हेरिडिटी होती है वो नाम मात्र की भूमिका निभाती है बुद्धि में स्पेशली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह निम्न में से कौन सा। फर्स्ट ऑप्शन है इदम, सेकंड ऑप्शन है अहम, और थर्ड ऑप्शन है परम अहम, और नेक्स्ट ऑप्शन है इदम एवं अहम। तो ये जो क्वेश्चन है वो साइको एनालिसिस थ्योरी जो सिगमंड फ्रायड ने दी है उससे अकॉर्डिंग है। तो उन्होंने बताया था कि जो मनुष्य के
कि साइकोलॉजी जो होती है वो ईड, ईगो एवं सुपर ईगो के बीच में होती है। तो जो ईड पार्ट होता है वो एकदम इविल पार्ट होता है और सुपर ईगो जो पार्ट होता है वो एकदम सेंट होता है। और जो ईगो होता है वो बीच में इन दोनों के डिफेंस मैकेनिज्म करता रहता है। तो जितनी भी डिज़ायर्स होती है वो ईड में सेव होती है, और जो सुपर ईगो होता है वो एक अच्छे वैल्यूज़ के बारे में डिफेंड करता है। और जो ईगो पार्ट जो होता है इन दोनों के बीच की डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करता है। तो जितनी भी इच्छाएं होती है, दमित इच्छाएं, वो सब जाकर इदम में सेव हो जाती है। ये ईड, इसे ईड कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र ये रक्षा तंत्र ही डिफेंस मैकेनिज्म होता है, बहुत सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंसा से निपटने में, सेकंड ऑप्शन है दबाव से निपटने में, थर्ड ऑप्शन है थकान से निपटने में, और फोर्थ ऑप्शन है अजनबियों से निपटने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दबाव से निपटने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म। बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जो इड और सुपर ईगो के बीच में ईगो ये लागू करता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया है, आइसोलेशन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। तो इस तरह के मैकेनिज्म से जो होते हैं ईगो दबाव से निपटने में सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रसंगोत परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनवाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एक चाइल्ड अप्रेशन टेस्ट होता है तो उसके बारे में। ऑप्शन है फर्स्ट सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, नेक्स्ट है लोगों के स्थान पर जानवरों को, और थर्ड ऑप्शन है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, और फोर्थ ऑप्शन है वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो ये जो टेस्ट होता है ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है जो कि बच्चों पे लागू करते हैं इसको। तो इसमें 10 कार्ड होते हैं और ये कार्ड को बच्चों को बारी बारी से दिखाया जाता है। उसके बाद उस कार्ड से रिलेटेड उस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कार्ड में एक तरह से पिक्चर होती है जो कि नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड होती है, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो ये जो टेस्ट था ये 1948 में बनाया था। ये अमेरिकन टेस्ट होता था, पर अब जो टेस्ट है उसका जो इंडियन वर्जन बन गया है। तो इस इंडियन वर्जन में लोगों के स्थान पर जानवरों को रखा गया है। पहले इसमें लोग होते थे, इंसान होते थे, बट अब ये जानवर होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोगों के स्थान पर जानवरों को अब उन कार्ड में जगह दे दी गई है। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, सेकंड है अंतर्निहित आवश्यकता की मनोवैज्ञानिक परिणाम है, थर्ड ऑप्शन है आवश्यकता एवं अंतर्निहित समान नहीं है बल्कि समांतर है, और फोर्थ ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं होती है, जबकि ये एक मेंटल प्रोसेस होती है। जैसे किसी चीज़ की नीड होती है उसके बाद जो वंचना होती है, तनाव होते हैं, तो ये जो होती है असुविधा वगैरह, तो ये जो होती है शारीरिक अवस्था नहीं हो सकती, ये मेंटल प्रोसेस होती है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, मनोवैज्ञानिकता होती है इसकी। तो ये जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम ये भी सही होता है, और आवश्यकता अंतर्निहित के समान नहीं बल्कि समांतर होते हैं। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि अंतर्निहित आवश्यकता जो होती है वही ड्राइव करती है, क्योंकि आवश्यकता के होने के बाद अंतर्निहित होता है, तो ये एक समांतर प्रोसेस में आती है। और मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक बल है, बिल्कुल सही, जो कि मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो आंतरिक बल होती हैं किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान एक्सेल रिसर्च का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज, सेकेंड ऑप्शन है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, और थर्ड ऑप्शन है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली को सुधार लाना ही मेन मोटिव होता है क्रियात्मक अनुसंधान का। इसलिए जो स्कूल से रिलेटेड जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वही इसकी रिसर्च करते हैं,
और उसका पूरा प्रोसेस करते हैं, तो उससे जो रिज़ल्ट निकलता है वो इन सभी का सॉल्यूशन निकालता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को जानने में। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए ये औचित्य स्थापित करने में। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के मेन जो पढ़ने के सिद्धांतों के पढ़ने का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को सीख सके टीचर और उसको प्रभावी रूप से लागू कर सकें। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।